कभी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन आज पूरी दुनिया पूछ रही है कि क्या आने वाली कल में हमें एआई की महाशक्ति कहा जाएगा। सोचिए साथियों, अगर गंगा किनारे बैठा एको किसान मोबाइल से अपना मौसम का हाल जान रहा है और एआई से हालचाल पूछ रहा है। चाय की दुकान वाला छोटा सा एक मोबाइल का ऐप जो एआई से जनरेटेड है या एआई से ऑटोमेटेड है, उसका हिसाब किताब कर रहा है। और बड़े शहरों में डॉक्टर, वकील, इंजीनियर सबका काम एआई से बदल रहा है या आसान हो रहा है। पर असली सवाल यही है कि क्या ये भारत के लिए वरदान बनेगा या अभिशाप? और वर्तमान स्थिति क्या है? भारत इस समय एआई को लेकर कहाँ पर खड़ा है? प्रिय साथियों, पूरी दुनिया एआई की इस दौड़ में भाग रही है, तो भारत कहाँ पर खड़ा है इस ग्लोबल पूरे वैश्विक रेस में? यही जिज्ञासा हम मिलकर खोजेंगे। आइए, काशी की एक छोटी सी कहावत है कि जे ना बदली वो पीछे रह जाई या पीछे छूट जाई। अब एआई बदलने आया है, पर आखिर एआई है क्या? साधारण भाषा में कहें तो मशीन हमारे जैसा, मनुष्यों जैसा सोचने लगना। जैसे एक स्पेसिफिक, एक विशेष कोई कार्य करना हो, जैसे क्लर्क होता है तो उसका एक विशेष कार्य होता है, वैसे टीचर होता है, उसको बच्चे के साइकोलॉजी, उसके मनोविज्ञान के अनुसार, उसके एज के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार और उसके गुण के अनुसार उसको पढ़ाना होता है। तो सभी कामों को उस हिसाब से अलग-अलग एआई करता है। तो एआई एक मतलब समझ लीजिए कि एक मशीन है, लेकिन उसमें एक छोटी-सी इंटेलिजेंस होती है। मतलब उसमें बुद्धिमत्ता होती है। ठीक है? आगे, अब इसका कुछ एग्ज़ाम्पल है, पहले से यूज़ करते आए हैं, जो हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन छोटे-छोटे एआई मॉडल जिनको नैरो एआई बोलते हैं, जैसे कि गूगल का मैप्स हो गया, स्पैम फ़िल्टर वगैरह जो के लिए यूज़ होता है। वहीं पे जनरेटिव एआई जो होता है, जिससे हम टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, कोड खुद ही वो बनाकर हमारे लिए दे देता है। अब ये प्रश्न है कि ये इतना बड़ा बदलाव क्यों है? इसकी 3 प्रमुख कारण है। डेटा का समंदर। डेटा अगर नहीं जानते हैं तो जो भी चीज़ें आप फ़ोन में अपने आस-पास जो भी जानकारी देख रहे हैं, फ़ोटो, वीडियो, आपका किसी पर मैसेज आ गया, ये सब कुछ डेटा है। आप कैसा सोचते हैं, कैसा वीडियो देखते हैं, कौन से धर्म का आप अनुपालन करते हैं, कौन से धर्म के प्रति आप पोस्ट करते हैं, ये सब कुछ जानकारी, आप कौन सी दवाइयाँ खा रहे हैं, कौन से जगहों पे घूमना चाहते हैं, कौन सी किताबें पसंद हैं या किताबें पसंद ही नहीं, कौन-सा खेल पसंद करते हैं, ऐसी आपकी रुचियाँ और सब चीज़ों में मिलाकर एक डेटा बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि कई सारी जानकारी का भंडार। तो डेटा का समंदर, जो कि अगर आप देख सकते हैं कि आपके मोबाइल को लेकर आप समझ सकते हैं कि मोबाइल में हर पल एक नया डेटा क्रिएट हो जाता है, बन जाता है। ताकतवर जीपीयू, जीपीयू क्या होता है? ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। जितना भी विजुअल होता है, तो उसको बेहतर करके प्रोसेस करने की जो मशीन होती है, जो दिमाग होता है, वो ही जीपीयू कहलाता है। तो जीपीयू में जो एनवीडिया ने जीपीयू अभी तक खोजा हुआ है, जो सबसे फास्टेस्ट है, सबसे तेज़। तो जीपीयू इसको बहुत तेज़ी से प्रोसेस कर पाता है। जो भी आप कार्य करना चाहते हैं, तो एआई के लिए जीपीयू बहुत आवश्यक है। और इसके लिए स्मार्ट एल्गोरिदम की भी आवश्यकता पड़ती है। उसके लिए जैसे आप उसको कोई चीज़ सिखा रहे हैं, जैसे आपको चिट्ठी लिखना है, तो चिट्ठी लिखने का जो फ़ॉर्मेट बन सकता है, वो सारा डेटा उसको सिखाएँगे आप। और जब वो सीख लेगा तो उस डेटा के आधार पे उसे नया ज्ञान बनाने का या नया स्मार्ट एल्गोरिदम जिसको बोलते हैं, वो बनाने के लिए उससे पूछ सकते हैं, वो नई रचना आप करना शुरू कर देगा। अब नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 के कि एआई आने वाले दशक में भारत की जीडीपी में लगभग 957 अरब डॉलर तक जोड़ सकता है। पर साथियों, सवाल ये है कि जब इतनी ताकत है, तो अमेरिका, चीन, यूरोप, अरब देश इस सब में क्यों कूद रहे हैं और भारत कहाँ है इस होड़ में? साथियों, अब पिक्चर का सबसे बड़ा पर्दा उठाते हैं। जब पूरी दुनिया एआई और बुलेट ट्रेन पर बैठ चुकी है, तो भारत किस डिब्बे में बैठा है? अमेरिका के पास है ओपन एआई, गूगल का एआई और माइक्रोसॉफ्ट भी अभी अपना एआई बना रहा है। इसके अलावा ग्रॉक एआई है और मैक्सिमम आप जितने बड़े-बड़े एआई यूज़ करते होंगे, वो अमेरिका में है। सिर्फ 2023 में एआई स्टार्टअप्स में लगभग $27 बिलियन का निवेश किया गया, जो कि स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स के अनुसार ये डेटा है। जीपीयू का जो मोनोपोली है एनवीडिया का, पूरे दुनिया में अकेले है
और वही केवल बनाती है। दुनिया में कोई कंपनी उस स्पीड का अभी तक जीपीयू बना नहीं सकती है। इंडिया का में तो कोई जीपीयू बनता भी नहीं है। अभी चीन जैसे देश इसमें निवेश कर रहे हैं। चीन में इसको बनाने का प्रयास तो किया जा रहा है, हमारे यहाँ तो कोई निर्माण ही नहीं है। और चिप बनाने में हम लोगों का अभी प्रारंभ ही है, जैसा कि मैंने विक्रम को लेकर बनाया था। अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे, वीडियो का लिंक आपको दिखाई देगा। अमेरिका के बाद हम चीन को देखते हैं। चीन की राष्ट्रीय नीति है 2030 तक वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का एआई का लीडर बनने का है। और जिसमें जो प्रमुख कंपनियां हैं, बाइडू हो गया, टेंसेंट हो गया, अलीबाबा ने अपने फाउंडेशन मॉडल्स को इसको बनाना शुरू कर दिया है। कुछ तो अपना बना भी चुके हैं। 2023 में 15,000 से ज़्यादा पेटेंट जो वाइपो के डाटा के अनुसार है, ये चीन ने हासिल किया है। अब आइए यूरोप की तरफ बढ़ते हैं। यूरोप में टेक कम है और नियम ज़्यादा हैं, बहुत सारे कानून हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे यूरोपीय यूनियन जिसको बोलते हैं, ईयू एआई एक्ट ले आई है, जो कि 2024 में इसको लागू किया गया था। दुनिया का पहला ये एआई कानून है जो कि यहाँ एथिक्स को फर्स्ट करता है। एथिक्स मतलब नैतिकता को, और प्रॉफिट बाद में। आप जो भी लाभ कमाएंगे वो बाद में, पहले एथिक्स है, नैतिकता है। अब मध्य पूर्व में आते हैं, जो कि मिडिल ईस्ट जिसको हम जानते हैं। तेल के लिए जो तेल से एआई तक वाला इन लोगों का भी मिशन है। यूएई का अपना फैल्कन मॉडल, और सऊदी अरब में जीपीयू को बहुत तेज़ी से खरीदा जा रहा है। और आने वाले 5 सालों में ये भी देखने को मिल सकता है, वहाँ पे भी एआई हब बनने की राह पर वो लोग निकल पड़े हैं। अब आते हैं अपने देश यानी भारत की ओर। 1500 एआई स्टार्टअप्स, जो कि नासकाम के डेटा के अनुसार है, अब तक लगभग 4 बिलियन फंडिंग इसमें हो चुकी है। जीपीयू का सबसे बड़ा बॉटलनेक है, मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा जीपीयू यहाँ पे कंज्यूम होने वाला है। इसलिए सरकार का इंडिया एआई और कंप्यूट मिशन, जो कि 10,000 जीपीयू को लेकर है, इसको चालू किया गया था 2021 में, जो कि हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आपने नहीं देखा हुआ तो विक्रम चिप वाला आप जाके देख सकते हैं। भारत में प्रतिभा की कोई कमी है, लाखों एआई इंजीनियर्स हैं। तो इसके लिए आपको ये नहीं सोचना है कि जीपीयू बन जाएगा तो हम उसको एआई को निर्मित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि असली कला बनाने में है। सामान आपके पास रहेगा, लेकिन उसको निर्माण करना बड़ी चीज़ होती है। हमारे देश में प्रतिभावान व्यक्तियों की कोई कमी नहीं है। एक से एक एआई इंजीनियर्स पढ़े हुए हैं, बहुत सारी प्रतिभा है। लेकिन उनको सही अगर लागत मिल जाए, सही जीपीयू और सारी चीज़ें मिल जाएँ, तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्च लगता है। और खर्च अगर वहन हो जाए तो भारत भी आगे बढ़ने के लिए बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पे ब्रेन ड्रेन एक बहुत बड़ी समस्या है। ब्रेन ड्रेन का मतलब है, हमारे यहाँ का जो सबसे प्रतिभाशाली और बहुत तेज दिमाग वाले जो ब्रेन वाले व्यक्ति होते हैं, वो दूसरे देशों में कमाने के लिए चले जाते हैं। जिससे बड़ी-बड़ी कंपनियों में आपने देखा होगा कि उनके सीईओ और सब चीज़ें हैं, सुंदर पिचाई जैसे लोग। तो ये भी बहुत भारी भारत की समस्या है। अगर यहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर और उतना खर्च मिल जाए, उतना इन्वेस्टमेंट किया जाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उतना निवेश किया जाए, उन लोगों को उतना स्थान दिया जाए, तो वो क्यों विदेश में जाएँ? भारत में ही वो सारी सुविधाएँ मुहैया हो जाएँगी। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। 2024 में लॉन्च किया गया इंडिया एआई मिशन 10,300 करोड़ के साथ, जो कि बात हो चुकी है। अब यहाँ पे बात आती है अमेरिका, चीन के लाखों जीपीयू के मुकाबले क्या भारत सिर्फ एक उपभोक्ता बन के रह जाएगा, कभी निर्माता भी बनेगा? आइए इसके प्रभाव समझते हैं भारत के संदर्भ में, कि जॉब्स में, हमारी सोसाइटी में, मतलब समाज में, और इसके लिए नियम विनियमन में क्या-क्या भारत पर प्रभाव पड़ेगा। तो अब जिज्ञासा यही है मित्रों कि ये एआई आम भारतीयों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे बदलेगा। रोजगार में आइए देखते हैं कि विश्व आर्थिक मंच डब्ल्यूईएफ 2023 का डाटा है ये। 2030 तक लगभग 85 मिलियन जो नौकरियां होंगी वो खत्म हो जाएंगी। साथ ही ये एआई के आने से है, लेकिन साथ ही 97 मिलियन तक नई नौकरियों बनने का या नई जॉब्स बनने का उम्मीद है, जिसमें एआई ट्रेनर्स हो सकते हैं, डाटा के लेबलर्स हो सकते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, ये सब नए जॉब्स हैं, ये सब क्रिएट हो जाएंगे। यानी कौशल बदलोगे, नहीं तो पीछे छूट जाओगे। अब आइए देखते हैं एजुकेशन में। तो एजुकेशन के स्तर पे भारत सरकार को या हमारी एनईपी में इसको इंटीग्रेट करने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिसे आसानी से बच्चों को सिखाना और इस फील्ड में लेके जाना, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करना होगा एकदम बुनियादी स्तर से, क्योंकि एआई से बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं आने वाले
एजुकेशन माने शिक्षा के क्षेत्र में। तो स्टूडेंट के लिए भी ये बहुत कारगर होगा और इस क्षेत्र में नौकरियाँ पाने के लिए क्या विशेष पढ़ाई करनी चाहिए, किस दिशा में बढ़ना चाहिए, ये सब गाइडलाइन हमारे देश को हमारे जो गाइडलाइन बनाने वाले नीति निदेशक जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, उनको इस पे ध्यान देना पड़ेगा। और सोसाइटी के स्तर पे किसानों को जैसे मौसम को लेकर बहुत बड़ी समस्या होती है। हमारे यहाँ मैक्सिमम खेती मौसम के अनुसार होती है, आज भी। तो उसका प्रेडिक्शन हो पाए, कब बारिश होगा, कब तूफ़ान आएगा, तो उसके पूर्वानुमान से एआई का जो यूज़ किया जा सकता है इसमें और फसलों को खराब होने से या रोग लगने से, ये सब चीज़ें में बहुत ज़्यादा काम आ जाएगा। तो छोटे दुकानदारों को भी हिसाब-किताब लेने में, स्टॉक मेंटेन करने में, क्या चीज़ें पहुँचाने में, ऑर्डर को ऑनलाइन हो सकता है, आसानी से पहुँचाने में भी सुविधा हो जाएगी। तो ये सब लाभ एआई के आने से दिख रहे हैं। लेकिन डीप फेक और मिस इन्फॉर्मेशन का भी खतरा बढ़ रहा है तेजी से, इसलिए इसको रेगुलेशन की भी आवश्यकता है। रेगुलेशन में सबसे पहले यूरोप ने एआई एक्ट बना दिया, जैसा मैंने बताया कि और अमेरिका भी अब प्राइवेट सेक्टर को छोड़कर अब गवर्नमेंट में खुद बनाने का प्रयास कर रहा है, मतलब सरकारी स्तर पे। और एथिकल फ्रेमवर्क पर भी हमारा देश जो है भारत काम कर रहा है। एथिकल स्तर का मतलब है कि भारत नैतिकता के स्तर पे जो लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए हो, समाज को आगे बढ़ाने के लिए हो। ऐसा ना हो कि आप एआई को न प्रयोग करें और नैतिकता को लेकर इतने हावी हो जाएँ कि हमारा अपना देश पीछे हो जाए। क्योंकि विकास के क्रम ये लगातार चलता रहेगा, तो जो देश आगे बढ़ते जाएँगे, ऐसे आप समझ सकते हैं कि हमारा एक पड़ोसी देश है, आप जानते ही होंगे कि उसके झंडे पे अ, उसके झंडे पे चंद्रमा है और हमारा चंद्रयान जो मिशन था उसके वजह से हम लोगों ने लॉन्च किया, हमारा उस चंद्रमा पर अपना खुद का झंडा है। तो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो समझने की बात है कि आप झंडे पर बनाना चाहते हैं या आप जाके वहाँ पे करना चाहते हैं। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रौद्योगिकी और बहुत ज़्यादा इनोवेशन की ज़रूरत होती है। और साइंस जैसे ही आगे बढ़ेगा, जब तक वो शिक्षा और एआई जैसी चीज़ों को, टूलों को इस्तेमाल नहीं करेगा, तो पीछे रहने से बेहतर है कि इसमें आगे बढ़ा जाए। आज भी बहुत सारे ट्राइबल जंगल में रहते हैं। उन ट्राइबल का ज़िंदगी पूरी तरह से जो वर्तमान ये दुनिया संसार है, मोबाइल फ़ोन और कुछ भी जानकारी से एकदम परे हैं। वो अपना खेती करते हैं, अपना पैदा करते हैं, अपना खाते हैं, वहीं बीमार पड़ते हैं, अपना इलाज करते हैं, उतने में ही है। उनके बच्चे वैसे ही चलते जाते हैं। उनको ना ही पढ़ने का शौक है, ना ही जॉब का शौक है, ना ही उनको एसी का, ना ही कारों में घूमने का। इस दृष्टिकोण से देखा जाएगा कि अगर हमको बनाना ही नहीं चाहिए डर के मारे, तो ये तो मतलब पीछे होने वाली बात हो जाएगी। हमको इंडिया एआई मिशन को तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहिए और उसको शिक्षा में इंटीग्रेट मतलब उसमें शामिल करके उसको और ज़ोर देना चाहिए। जिससे हमारे यहाँ जो जॉब्स जाएँगी, क्योंकि हम जिस स्थिति में इस समय अर्थव्यवस्था की, हमारे यहाँ मैक्सिमम जो जीडीपी आती है, वो पहले आती थी खेती पर, है ना? अब क्या हो गया है, अब हो गया है सेकेंडरी सेक्टर पे, है ना? हमारे यहाँ लोगों के जो कामगार होते हैं, उनके दम पे सबसे ज़्यादा जॉब्स जीडीपी को योगदान मिलता है। अब आप सोचिए कि जब बहुत सारी जॉब पे खतरा आ जाएगा, तो जीडीपी कितनी तेज़ी से गिरेगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसको बूस्ट किया जाए, इसमें स्किल क्रिएट किए जाएँ। तो यहाँ पे भारत इस क्रांति को सही दिशा में पहुँच जाना और क्या एआई खुद हमें मोड़ देगा, ये सब सारे अपने आप में प्रश्न हैं। तो साथियों, आगे का रास्ता क्या है? यहाँ भारत के लिए 5 सीढ़ियाँ हैं और पाँचों सीढ़ियों को मैं एक-एक करके बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि पहला है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना होगा, मतलब जो बुनियादी जो ढाँचा होता है, उसका निर्माण करने का। जैसे हमारे यहाँ चिप निर्माण की भी प्रारंभ हुआ है, तो जीपीयू निर्माण का भी प्रारंभ एक तरफ करना पड़ेगा। तो अपना खुद का जीपीयू हो, अपना खुद का क्लाउड स्टेशन हो, अपने सर्वर हों, अपना खुद का एआई ट्रेनिंग सेंटर हो बड़े-बड़े, ये सारी चीज़ों को बनाना पड़ेगा। और स्किल स्किल में अभी शिक्षा की बात हो रही थी कि हर यूथ को एआई कौशल सिखाना पड़ेगा, है ना? जो शुरुआत से स्कूली से ही वो इसको शिक्षा में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगला है स्टार्टअप्स को सपोर्ट, निवेश और मेंटरशिप, मतलब ये जो इसमें निवेश भी करने की आवश्यकता पड़ेगी और इसके लिए सरकार को या जो ऐसी संस्थाएँ हैं उनके द्वारा उनको सपोर्ट देना पड़ेगा कि मेंटरशिप देना पड़ेगा कि किस प्रकार चीज़ों को क्रिएट करना है, क्या-क्या गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, क्या कैसे इसको आगे बढ़ाना है, जो गलतियाँ हो चुकी हैं उनको दोहराया ना जा सके, जिससे आपका जो बजट है, जो खर्च है वो कम से कम हो।
और हम लोग जैसे विकासशील देशों को कम निवेश में ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए, ज़्यादा उत्पाद में निकलना चाहिए, इसके लिए आवश्यक है। चौथा पॉइंट है नैतिकता। नैतिक जो गार्डी रेल्स है, माने बिना किसी समाज को, किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए, इसको अपनाना होगा जो एआई है। इंडिया का अपना ये रहता है हमेशा से कि हम आत्मनिर्भर भारत बनने, हम स्वयं निर्भर रहे। दूसरों देशों पर आप देख ही रहे होंगे क्या स्थिति हो जाती है, आप दूसरे पर निर्भर रहते हैं तो अभी भारत पाकिस्तान युद्ध वाली घटना हुई थी 2 महीने पहले, तो क्या हुआ था। तो हमेशा आत्मनिर्भरता होना अपने आप में एक पावरफुल बात होती है। अब जैसे किसानों का एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूँ कि गंगा के तीरे कोनो मिला बैठ गेल हुअन और अपन मोबाइल लेके अपन देख लेत हुअन का मौसम में का हालचाल आवे वाला 2-4 दिन में। तो एआई मॉडल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो सकला। पढ़ाई बदे के शिक्षा में कोई चैप्टर है, समझना है, जो चीज़ समझ नहीं आ रही है उसको एआई के माध्यम से सिखाया जा सकता है। हमारे यहाँ देसी भाषाएँ हैं, जैसे बनारस में बनारसी बोली जाती है, ऐसे बनारसी को सब लोग भोजपुरी से जोड़ के देखते हैं, वैसे है नहीं ये बात। भोजपुरी भोजपुर में बोलने वाली जो कि बिहार में है, वहाँ की भाषा है। हमारे यहाँ अवधी और कई भाषाओं को, भोजपुरी, अवधी, पता नहीं कितनी भाषाओं को मिक्स करके ये बनारसी बोली बनाई गई है। इसमें इंग्लिश के शब्द भी हैं। तो मतलब बनारसी अपने आप में होते ही हैं विशेष। तो देसी भाषाओं के लिए हम लोग एआई मॉडल्स का क्रिएट कर सकते हैं। मौसम के लिए मैंने बताया ही कि एआई मॉडल्स का प्रयोग किया जा सकता है, जिसमें भारत जेपीटी जो पिछला वीडियो किया था, आपको लिंक दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे देख सकते हैं क्लिक करके। गाँव-गाँव में आप हेल्थ केयर की सुविधाएँ देख सकते हैं एआई के माध्यम से, जहाँ पे आज भी अस्पताल या जैसी सुविधाएँ नहीं हैं। मैं तो काशी के पास में ही रहता हूँ, बनारस हमारे यहाँ से बहुत दूर नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे आस-पास क्षेत्र में मतलब 10 किलोमीटर के लिए रेंज में हमको कोई सुविधा नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, हमको वहाँ ही जाना पड़ता है बनारस ही दिखाने के लिए, कोई बीमार पड़ गया तो। तो समस्याएँ हैं, तो वहाँ पे अगर एआई इंटीग्रेट कर दिया जाए, तो एआई के माध्यम से बिना व्यक्तियों को, बिना कामगारों को लगाए हुए, आप आसानी से एआई मॉडल्स के सहारे कई सारे बीमारियों को डायग्नोज़ कर सकते हैं। मतलब उनका निदान, आप उनको जान सकते हैं ये समस्या क्या है। उस हिसाब से आगे उसका इलाज किया जा सकता है। तो अगर हम सिर्फ़ कॉपी करेंगे तो हमेशा पीछे ही रहेंगे, फॉलोवर बनते रहेंगे कि भैया वो ऐसे कर रहे हैं, उनके पीछे-पीछे चलने का शुरू करेंगे। अगर हम अपने सॉल्यूशन से पूरी दुनिया को फॉलोवर बना दें तो कैसा रहेगा? मतलब हम खुद अपना बनाएँ, है ना? जैसे आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन मैं खुद अपने तरीके से बनाता हूँ। मुझे दूसरे लोगों को फॉलो नहीं करना है। अपना खुद का कंटेंट बनाएँ, नहीं तो बनाने के लिए दुनिया नकल पे बहुत ज़्यादा चलती जा रही है। कुछ चीज़ों के लिए आपको खुद ही सजग होना पड़ता है। तो इसलिए आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है और पूरी दुनिया को फॉलोअर बनाया जाए, क्यों ना एआई को इस प्रकार से बनाया जाए। तो इस प्रकार साथियों कहा जा सकता है कि भविष्य वही लिखता है जो समय से पहले अपनी कल की हवा को पहचान ले, जो कल क्या होने वाला है, किस भविष्य में जा रहे हैं। एआई सिर्फ़ तकनीक नहीं है, ये आने वाले कल का दरवाज़ा है। ऊ दरवाज़ा का चाबी ह, जो हमन के हाथ में आ सकेला, अगर हमन अब्बे से प्रयास करी जा। अगर भारत हमन का सही नीति हो जाए राजनेताओं का और सही दिशा में हिम्मत दिखावल जाए, तो हमन के टैलेंट क कोनो कमी ना है। कल का दुनिया हमन आराम से बदल दे सकिले जा। जो आईटी सेक्टर है, वो हमन के ऑलरेडी बहुत बड़ा पावरफुल है ना? तो एआई में सुपर पावर बनब बहुत आसान है, अगर भारत प्रयास करना शुरू कर दे तो, है ना? तो क्या आपके लिए चलिए आपके लिए छोटा-सा प्रश्न है कि क्या आपके लिए ये एआई अवसर है या कोई डर? कमेंट में ज़रूर लिखिए और आप ये जिज्ञासा भरा सफ़र अगर अच्छा लगा हो, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई जिज्ञासा के साथ, लेकिन आपके लिए एक छोटी-सी कविता मेरी ओर से कि राह कठिन हो पर साहस हो मन में। राह कठिन हो पर साहस हो मन में, अब भारत चमकेगा एआई के गगन में। ठीक है, मिलते हैं अगले अंक में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।